नमस्कार। तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको तृतीय विश्व का अर्थ बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तृतीय विश्व की क्या भूमिका रही है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तृतीय विश्व को थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक बहुप्रचलित विशेषण है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सोवी ने अपने एक लेख में 1952 में किया था। सोवी के अनुसार तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। ये देश कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। प्रत्यक्षतः सोवी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो शताब्दियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और जो अब अपने गरीबी और पिछड़ेपन से उबरकर आधुनिकता एवं संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते थे। आज तथाकथित इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कोई वैचारिक एकजुटता नहीं है, जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें संबोधित नहीं किया जा सकता। आज तो ये देश गरीबी और पिछड़ेपन के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। अतः आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों या अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज लगभग 135 अफ्रीकी, एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देश अपने को सामूहिक रूप से तीसरी दुनिया कहते हैं। ये तो हुआ बच्चों तृतीय विश्व का अर्थ। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन देशों की क्या भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व के देशों की भूमिका की अभिव्यक्ति विभिन्न सम्मेलनों, आंदोलनों और संगठनों के माध्यम से दिखाई देती है। सबसे पहले हम लेते हैं एशियाई मैत्री सम्मेलन को, जो 1947 में हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात तृतीय विश्व, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश सम्मिलित हैं, स्वतंत्र हुए और जिनकी विश्व राजनीति में भूमिका भी बढ़ी। तीसरे विश्व के देश एक तरफ तो पाश्चात्य और साम्यवादी गुटों के चंगुल में थे, तो दूसरी तरफ उनके लिए गुटनिरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद का विरोध, जातीय समानता की मांग आदि के आधार पर एक सामान्य नीति के विकास का प्रयत्न भी था। एक प्रयत्न के फलस्वरूप एशियाई अफ्रीकी ऐक्य आंदोलन का विकास हुआ। मार्च 1947 में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के तत्वाधान में नई दिल्ली में एक गैर सरकारी एशियाई मैत्री सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एशियाई देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आर्थिक विकास, प्रजातीय विभेद आदि विविध समस्याओं पर विचार किया गया और एक स्थायी संगठन कायम करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। इस सम्मेलन के बाद बांडुंग सम्मेलन, जो 1955 में हुआ, उसका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवजागरण की लहर सर्वोत्तम रूप से बांडुंग सम्मेलन में दिखाई दी। भारत, बर्मा और इंडोनेशिया द्वारा इस महान एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन 18 अप्रैल 1955 को किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र शामिल थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह सम्मेलन इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हो चुका है। इस सम्मेलन में विदेशी सहायता, एक राष्ट्र संघ फंड, तकनीकी ज्ञान तथा बहुपक्षीय व्यापार के आदान प्रदान एवं विश्व के एशियाई एवं अफ्रीकी क्षेत्र के आर्थिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। तीसरे विश्व के दृष्टिकोण से बांडुंग सम्मेलन के दो प्रमुख परिणाम निकले। पहला, इसने विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका में एक समान दृष्टिकोण को जन्म दिया तथा पूर्व तथा पश्चिम संघर्ष में संतुलन पैदा करने का काम किया। दूसरा,
पहली बार साम्यवादी चीन भी गैर साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श में भाग लेने के लिए उपस्थित हुआ। बांडुंग सम्मेलन के बाद 2005 की एफ्रो एशियाई घोषणा भी तृतीय विश्व की भूमिका की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह अप्रैल 2005 को आयोजित किया गया। 106 देशों के नेताओं ने बांडुंग सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर जकार्ता में अप्रैल 2005 में एशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जो पूर्व में हुए बांडुंग सम्मेलन की स्मृतियों को पुनर्जीवित करता है। भारत को एशिया का प्रतिनिधित्व करने का अनूठा सम्मान दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने समूचे एशिया की ओर से रणनीतिक भागीदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए और आयोजित समारोह को संबोधित किया। रणनीतिक भागीदारी के घोषणा पत्र पर 24 अप्रैल 2005 को 106 देशों ने हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच आर्थिक व राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना और वैश्वीकरण के खतरे का मुकाबला करना था। इसके अतिरिक्त तृतीय विश्व के देशों की भूमिका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में भी दिखाई देती है। बांडुंग सम्मेलन के बाद तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की अभिव्यक्ति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दिखाई देने लगी। डॉक्टर पुष्पेत पंत के अनुसार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध एफ्रो एशियाई और अन्य विकासशील देशों की स्वतंत्र चेतना से है, जो साम्राज्यवादी चंगुल से छुटकारा पाने के बाद बाहरी दबावों से यथासंभव मुक्त रहना चाहते हैं। लेकिन आज इस आंदोलन में एशिया और अफ्रीका के ही नहीं, यूरोप और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल हैं। आज इसकी सदस्य संख्या 120 तक पहुंच गई है। इस आंदोलन के कारण ही उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया में तेज़ी आई और साथ ही देशों का दो गुटों में ध्रुवीकरण धीमा हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अलावा ग्रुप ऑफ 77 का भी तृतीय विश्व की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रुप ऑफ 77 तीसरे विश्व के देशों की एकता के परिचायक हैं। 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी थी और संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील देशों में से थे, जो अपने आप को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 135 हो गई है, फिर भी इन्हें ग्रुप ऑफ 77 ही कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 77 में ऐसे देश हैं जिनके आर्थिक हित समान हैं और जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। ग्रुप 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है, जिसे G24 के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ 77 के अलावा एशिया सुरक्षा सम्मेलन 2006 भी तृतीय विश्व की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 3 जून 2006 को सिंगापुर में एशिया सुरक्षा सम्मेलन लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष अमेरिका के रक्षा मंत्री रम्सफील्ड थे। अमेरिका और जापान की चिंता चीन की इस बात को लेकर थी कि कब वह अपनी नीति बदल ले और संकट खड़ा कर दे। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि चीन और भारत के बिना एशिया की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चीन, जापान और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत एशिया की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अलावा इब्सा या G3 का गठन भी तृतीय विश्व की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसका गठन 2003 में हुआ। इब्सा का अर्थ है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका यानी G3 के इन तीनों बड़े राज्यों ने संयुक्त उद्देश्यों तथा व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन इब्सा का गठन किया। यह ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 6 जून 2003 को किया गया। इब्सा के अतिरिक्त हिमतशेक्स एवं बिमस्टेक का गठन भी
तृतीय विश्व की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसका गठन मार्च 1997 में हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के समय किया गया, जिसका मूल लक्ष्य हिंद महासागर के देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आर्थिक एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर के बाजार की रचना करना है, जिसमें सभी क्षेत्रीय राज्यों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। जून 1997 में शुरू किए गए बिम्स्टेक भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और भूटान नामक उदीयमान क्षेत्रीय समूह ने बैंकॉक में 7 अगस्त 1998 को संपन्न बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया कि प्रमुख देश 6 प्राथमिकता क्षेत्रों अर्थात व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संचार, पर्यटन और मछली पालन में सहयोग का समन्वय करेंगे। भारत सहित 7 देशों के आर्थिक समूह बिम्स्टेक ने 8 फरवरी 2004 को मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार विभिन्न संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से तृतीय विश्व के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की। इस व्याख्यान में बच्चों मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको अमेरिका और तृतीय विश्व के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका की तृतीय विश्व के प्रति नीति किस प्रकार की रही है। धन्यवाद।